बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले होगी सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई है। ईडी ने आरके अरोड़ा को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ पे जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई है। जांच में पाया गया था कि खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम इकट्ठा की गई, उन्हें समय पर पोजीशन नहीं दिया गया, साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से भी लोन लिया गया है। इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। अरोड़ा को आज एक विशेष अदालत में पेश किए जाने की भी संभावना है। तो आरके अरोड़ा, जो कि सुपरटेक का मालिक है, उसे धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। कई गंभीर आरोप आरके अरोड़ा पर लगे हैं। खरीदार क्योंकि परेशान है और खरीदारों ने सुपरटेक के मालिक के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा भी दर्ज करवाया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज की पेशी बेहद अहम है। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुपरटेक बिल्डर के मालिक आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी ईडी मुख्यालय में हुई है, लेकिन पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि आरके अरोड़ा लगातार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो कई जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला रजिस्टर्ड किया गया था और ये मामला बेहद संगीन था, और जिस तरह से इस मामले में करोड़ रुपए का जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल के सामने आया था, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मांगने के बाद आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुपरटेक बिल्डर कंपनी के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगे थे, वो आरोप बेहद संगीन थे, और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खरीदार सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्होंने भी अलग अलग थानों में आरके अरोड़ा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। आज क्या कुछ होगा? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है, एक मैसेज जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। और आपको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही रविवार को हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी जो समस्या है खरीदारों की और बिल्डर्स के बीच में जो कनेक्शन है, इस मामले में जहां गैप हो रहा है, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तमाम लोगों से बातचीत किया था। खास तौर पर एक अलग टाइम जो है उन्होंने दिया था उन लोगों को जो बिल्डर हैं और जो खरीदार हैं, उन दोनों से बकायदा बातचीत किया था। तो ये मसला बहुत बड़ा है। हालांकि जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में बहुत पहले ही इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया था, और इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से एक कार्रवाई की गई है, तो कहीं न कहीं एक मैसेज ये समाज के उन बिल्डर्स के लिए है कि अगर कोई फर्जीवाड़े को अंजाम देगा, अगर कोई धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम देगा, तो उसका जो हाल है वो आरके अरोड़ा का होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से करप्शन से संबंधित ये मामला सामने आया था, जिस तरह से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा कार्रवाई की गई, तो उसी कार्रवाई के तहत आरके अरोड़ा की कल गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तारी जो हुई है कल देर शाम में हुई है, और उसके बाद अभी आरके अरोड़ा दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उनको रखा गया है, और आज सुबह में तकरीबन 10 बजे उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जो आज उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद उसकी रिमांड ली जाएगी। अब देखना लाजमी होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है और किस तरह से इस मामले में कोर्ट के सामने जांच एजेंसी के द्वारा बताया जाएगा कि आरके अरोड़ा के खिलाफ किस तरह से शिकायतें आई थी और किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शंकर। कैबिनेट की बैठक लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी, और इस कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्ताव रखे जाएंगे। सरकार छोटे शहरों में भी टाउनशिप योजना लाने जा रही है।
2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में लगभग 12.5 एकड़ और अधिक आबादी पर 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी है। योगी सरकार छोटे उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना लाने जा रही है और इस नई दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा छोटे उद्यमियों को मिलेगा। वहीं विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को PPP मोड पर संचालित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। तो 25 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट की बैठक है आज और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। छोटे शहरों के लिए टाउनशिप योजना को लेकर आज चर्चा हो सकती है। मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन को लेकर इसमें मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की मीटिंग में आगरा और मथुरा हेलीकॉप्टर सेवा का भी आज जिक्र हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आस्था को सम्मान दें पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर तय स्थान पर कुर्बानी और साफ सफाई की व्यवस्था हो और कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री ना हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण को लेकर सीएम ने कहा कि अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र है और अवैध धर्मांतरण की हर कोशिश के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई है और गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल हुआ है। इसरार नाम है इसका। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश इसरार को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इसरार गैंगस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन मुकदमों में फरार चल रहा था। मुठभेड़ सम्मनपुर थाना क्षेत्र के खंडवा मोड़ के पास हुई है। घायल हुए बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। फिरोजाबाद में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 बदमाश इसमें घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ नगला खंगार थाना इलाके में गढ़ा लखनऊ एक्सप्रेसवे अंडरपास पर हुई है। बदमाशों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों की शिनाख्त आशीष और अखिलेश के तौर पर हुई है। आरोप है कि दोनों पशु तस्कर नगला गिरधारी में पशु चोरी के लिए रेकी कर रहे थे। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नगला खंगर और थाना प्रभारी नसीरपुर के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई तथा पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है जिससे बदमाश घायल हुए हैं। गोरखपुर में सॉल्वर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ही गिरफ्तारी की है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा के दौरान आरोपी ब्लूटूथ लगाकर बैठे थे और इसके बाद जैसे ही यहां पर चेकिंग हुई तो इन दोनों को ही पकड़ लिया गया है, लेकिन आरोपी नकल करने में कामयाब नहीं हुए। ब्लूटूथ लगाए थे आरोपी, बावजूद इसके नकल करने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि सूचना मिलने के बाद तुरंत ही यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की जो परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में बाहर से पेपर सॉल्व करवाने की जो एक साजिश थी उसका भंडाफोड़ किया, जिसमें 2 व्यक्तियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइसेज उनके कान में डाले हुए थे, उनको पकड़ा गया और बरामद किए गए हैं।
फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में हुई और जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है और इसके साथ ही कहा कि हर बार हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है। हिंदू सहिष्णु हैं और सभ्य हैं तो उन्हें दबाना सही है क्या। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल बंद कराने गए थे, उन्होंने भी सिर्फ हॉल बंद करवाया, वो और कुछ भी कर सकते थे। कोर्ट फिल्म में दिए गए डिस्क्लेमर को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, लंका को दिखाया गया और डिस्क्लेमर में दिया कि ये रामायण नहीं है। क्या देशवासियों को बेवकूफ समझा गया है। बता दें कि मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आपका स्वागत है। सीएम योगी 30 जून को संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे और मुख्यमंत्री प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं और इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। खास बात तो यह है कि जरूरतमंदों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया था। 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था और इसी महीने लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन हुआ है। खास बात यह है कि सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट मिलेंगे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से भी जिस तरीके से यहां पर निर्माण किया गया है फ्लैट्स का, देखना होगा कि जब फ्लैट्स की चाबी मिलेगी लाभार्थियों को तो फिर उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी होगी। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? फ्लैट्स को लेकर प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी? देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से शहर के पास इलाके लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई थी, जिसमें दिसंबर 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे और खुद उन्होंने ही 26 दिसंबर 2021 को भूमि पूजन किया था और रिकॉर्ड समय में ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए थे और इसी महीने इसका आवंटन भी कर दिया गया। 6030 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन डूडा से इसमें जिन लोगों ने आवेदन किया था आवेदन पत्रों की जांच कराई गई। 1530 लोग इसके लिए पात्र पाए गए। 1530 लोगों के बीच में लॉटरी निकाली गई और लॉटरी के माध्यम से 76 फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के दौरान 2 मई को प्रयागराज जब आए थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो खुद आकर लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे, तो उसी की तैयारी की जा रही है। 30 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और लाभार्थियों को यहाँ लूकरगंज के जो मैदान है वहीं पर जनसभा करेंगे और लाभार्थियों को चाबी बांटेंगे। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ 750 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके सरकार की प्रतिबद्धता है कि माफिया से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनाए गए हैं और गरीबों को वो आशियाने दिए गए हैं और ये इसका पहला प्रोजेक्ट है जो कि किसी माफिया से जमीन खाली कराकर मुक्त कराकर सरकारी जमीन को गरीबों के लिए आशियाने बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि इस मौके पर किसी अन्य परियोजना की भी घोषणा कर सकते हैं कि और भी माफियाओं की जमीन को खाली कराकर किस तरह से गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे। तो इसलिए सभी की नजर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। इटावा में पुलिस प्रशासन ने खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और 7 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है, जबकि करीब 3.5 लाख का राजस्व वसूल लिया गया है। चंबल इलाके में हुई प्रशासनिक कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा है। डीएम के निर्देश पर खनन माफिया के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। एसडीएम चक्कर नगर, सीओ खनन अधिकारी और एआरटीओ की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। रात्रि में वाहनों की चेकिंग की, जिसमें मैं सीओ और एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, एआरटीओ और खनन अधिकारी भी शामिल रहे हैं, जिसमें काफी वाहनों की चेकिंग की गई और करीब 3.5 लाख रुपए की राजस्व वसूला गया है। करीब 7 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
सावन में भीड़ के दबाव को देखते हुए बाबा विश्वनाथ में वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सावन के सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी और स्पर्श दर्शन नहीं होंगे। वहीं सावन में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं। तो बेहद ही खास तैयारियां सावन में देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए, और ये भी जानकारी दी गई है कि वीआईपी दर्शन सोमवार को खास तौर पर नहीं होंगे। तो खास तैयारियां काशी विश्वनाथ के लिए भी किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए बाबा के वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को खास तौर पर कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है मंदिर में और वीआईपी दर्शन की वजह से अव्यवस्था देखने को मिलती है, इसलिए फैसला लिया गया है।